हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप अच्छे होंगे और आगे आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आने ही वाले हैं। होम गार्ड है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेखपाल है और आज एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गई हैं। तो आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट नंबर 5, जिसमें आज मैंने 50 क्वेश्चन पूरे रखे हैं। तो आप अंत तक बने रहना। वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्यसेन को फांसी कब और कहाँ दी गई। सूर्यसेन एक हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे और भारत के अमर शहीद भी रहे हैं। तो उन्हें फांसी कब और कहाँ दी गई। तो इसका सही आंसर क्या है आप बताइए। इसका सही आंसर है 12 जनवरी 1934 चटगांव, ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, पढ़ते हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमला किया। टेलीग्राफ लाइनें काटी और चटगांव में अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। 16 फरवरी 1933 को मुखबरी के कारण वे पकड़े गए। उन्हें चटगांव जेल में यातनाएं देने के बाद साथी तारकेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी दी गई। फांसी से पहले उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनके दांत, नाखून और हड्डियां तोड़ दी गई थीं। क्रांतिकारी सूर्यसेन मास्टर दा को 12 जनवरी 1934 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1930 के प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापेमारी का नेतृत्व करने और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए फांसी दी गई थी। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाकर चटगांव से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। मास्टर दा के नाम से ये विख्यात थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनंत कनहरे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी। अनंत कनहरे भी भारतीय क्रांतिकारी थे। तो नासिक में दी गई थी। कहाँ दी गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अनंत कनहरे को 19 अप्रैल 1910 नासिक में अनंत कनहरे को फांसी दी गई थी। अतिरिक्त जानकारी है, अनंत लक्ष्मण कनहरे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 21 दिसंबर 1909 को उन्होंने ब्रिटिश भारत के नासिक जिले के कलेक्टर आर्थर जैक्सन को गोली मार दी थी। अंग्रेजी सरकार ने 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। कब हुई थी फांसी ने? 19 अप्रैल 1910 को। जैक्सन हत्या से जुड़े थे, अभिनव भारत से भी जुड़े थे और युवा क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 3, करतार सिंह सराभा को फांसी कब और कहाँ दी गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। 16 नवंबर 1915 लाहौर में करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी। अतिरिक्त जानकारी क्या है, करतार सिंह सराभा को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गदर पार्टी के माध्यम से सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने के आरोप में 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद आजम भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत बने। अदालत में उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया और कहा कि अगर उन्हें 100 जन्म भी मिले तो वे देश के लिए हर बार यही करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी से ये जुड़े हुए थे, भगत सिंह के प्रेरणा स्रोत बने ये और युवा शहीद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ दी गई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। अब ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये, फैक्ट
अगर फैक्ट बेस पूछता है तो इसी तरह की डेट पूछता है एग्जैक्ट, फांसी कब दी गई, कहाँ दी गई, तो आपको याद रहना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी हम देख लेते हैं तात्या टोपे को, तात्या टोपे जी के बारे में। तात्या टोपे को उनके ही एक विश्वसनीय मित्र नरवर के राजा मानसिंह के विश्वासघात के कारण मानसिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया। 7 अप्रैल 1859 को पार्डौन के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था। मानसिंह ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता कर उनकी जानकारी दे दी थी। उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दे दी गई। वे 1857 क्रांति के सबसे कुशल सेनापतियों में से एक थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और पकड़े जाने से पहले महीने तक गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जारी रखा था। उन्होंने गर्व से स्वीकार किया कि वे केवल अपने स्वामी नाना साहब के आदेशों का पालन कर रहे थे और वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं है। 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश शिवपुरी में फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह से जुड़े थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे और नाना साहब के साथी थे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। मंगल पांडे को फांसी कब और कहाँ दी गई? तो सही आंसर इसका भी ज़्यादातर आंसर ऑप्शन ए निकल के आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस चीज़ें ध्यान में रखनी है। 8 अप्रैल 1857 और बैरकपुर में फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 सही उत्तर यही है। और अतिरिक्त जानकारी है कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर परेड ग्राउंड में बंदूक से अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ सीधा विद्रोह था। सैनिकों में ये विश्वास फैल गया था कि नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिसे मुंह से काटना पड़ता था। इसे सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना। घटना के बाद उन पर कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत का मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन मूल रूप से फांसी की जो तारीख थी वो 18 अप्रैल तय थी, लेकिन विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। कहा जाता है कि स्थानीय जल्लादों ने उन्हें फांसी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद कोलकाता माने कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए थे। 1857 क्रांति से ये भी जुड़े हुए थे और शुरुआती इनके घटनाक्रम के साथ मानी जाती है। कारतूस विवाद, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु कैसे हुई? जेल में हुई, फांसी से हुई, युद्ध में हुई या हत्या हुई? सही आंसर आपको कमेंट करना है और अपना स्कोर भी मिलाना है अंत में। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल हाई है और फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। तो सही आंसर है जेल में। तो भैया क्या है इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये है, पूरी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पूरी जानकारी लेके आता हूँ। उन्होंने रामोसी नाम का क्रांतिकारी संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध छेड़ दिया था। कई बार क्वेश्चन आता है रामोसी जत्था से कौन जुड़ा है, तो वासुदेव बलवंत फड़के। फड़के ने धनी अंग्रेज साहूकारों को लूटा और अंग्रेजों के खिलाफ तीखे भाषण दिए, जिससे सरकार में खलबली मच गई। वे भारत के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वराज की मांग की और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाया। वासुदेव बलवंत फड़के को फांसी नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने और सरकारी खजाना लूटने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उन्होंने अदन की जेल में यातनाओं के बीच भूख हड़ताल की, जिसके परिणाम स्वरूप 17 फरवरी 1883 को उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, दामोदर चापेकर को फांसी कब दी गई? देखो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं चापेकर बंधुओं से संबंधित। तो चापेकर बंधु 3 भाई थे और तीनों ही भाई पूरा परिवार ऐसा रहा है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। मैं नमन करता हूँ ऐसे तीनों भाइयों को। तीनों ही हमारे आज़ादी के क्रांति योद्धा थे, क्रांतिवीर थे। और मैं नमन करता हूँ इनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सपूत पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने माँ भारती के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दामोदर चापेकर को फांसी कब दी गई?
इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीनों भाइयों का घटनाक्रम जो था मैं लेकर आया हूँ साथ में। क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, तो इसका आंसर देखते हैं। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर चापेकर को फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1898। एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। प्लेग नामक बीमारी को नष्ट करने के बहाने से वहाँ का प्लेग कमिश्नर था सर वाल्टर चार्ल्स रैंड मनमानी करने लगा। एक बीमारी फैल गई थी प्लेग, तो वो ख़त्म करने के बहाने वो जो है अपनी मनमानी कर रहा था अंग्रेज अधिकारी रैंड। उसके अत्याचारों से पूरा नगर त्रस्त था। वह जूतों समेत रसोई और देव स्थान माने मंदिर वगैरह में घुस जाता था। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए चापेकर बंधु, जिसमें दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों ने मिलकर रैंड को मार दिया 22 जून 1897 को। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वे ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचारों जैसे पवित्र स्थलों को अपवित्र करना और मूर्तियों का अपमान करना का बदला लेना चाहते थे। उन पर मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो दामोदर चापेकर जो बड़े भाई थे। अभी आगे पढ़ेंगे बालकृष्ण के बारे में। बालकृष्ण चापेकर को फांसी कब दी गई? अगला क्वेश्चन ये है। 12 मई 1899, 18 अप्रैल 1898, 23 मार्च 1931, 11 अगस्त 1908। बताइए। तो जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 18 अप्रैल 1898 तो अभी हमने बताया दामोदर चापेकर को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी। ठीक है। 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 इसमें फांसी शायद खुदीराम बोस को दी गई थी। एक बार आप कंफर्म करना। तो कौन सा ऑप्शन बचा? देखो, आप जब पढ़ते जाते हैं तो आप एलिमिनेटिंग टेक्निक भी लगाते हैं। ठीक है, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है। इस तरह की तकनीक को बोलते हैं एलिमिनेट करते जाना ऑप्शन को। तो 12 मई 1899 इसका सही आंसर है बिल्कुल। प्लेग नामक बीमारी को नष्ट करने के बहाने से वहाँ का जो प्लेग कमिश्नर था, अभी हमने पढ़ा कि वो मंदिर रसोई में जूतों के समेत घुस जाता था। फिर 22 जून 1897 को दोनों भाइयों ने उसकी हत्या कर दी, ये हमने पढ़ा। ठीक है। लेकिन क्या था कि बालकृष्ण जो है, इनकी गिरफ्तारी दामोदर के साथ नहीं हुई थी। दामोदर चापेकर के साथ बालकृष्ण चापेकर की गिरफ्तारी नहीं होती, ये बच गए थे उस समय। और 18 अप्रैल 1898 को दामोदर चापेकर को फांसी दे दी गई थी। तो फिर इनके साथ क्या हुआ? फिर बालकृष्ण 1899 तक गिरफ्तारी से बचते रहे। समझ रहे? 18 अप्रैल 1898 में बड़े भाई दामोदर चापेकर को फांसी दे दी, लेकिन ये गिरफ्तारी से 1899 तक बचने में सफल रहे। जब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें फिर 12 मई 1899 को फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1898 दामोदर चापेकर और 12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर। एक भाई इनके और हैं वासुदेव चापेकर, को फांसी कब दी गई? तीनों क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 8 मई 1899, 12 मई 1899, 18 अप्रैल 1898, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 सभी को पता है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव। 18 अप्रैल 1898 सबसे बड़े भाई दामोदर चापेकर। 12 मई 1898 बालकृष्ण चापेकर। तो ऑप्शन क्या बचा? एक। 8 मई 1899 वासुदेव के भाई थे दामोदर और बालकृष्ण ने पुणे में प्लेग के दौरान ब्रिटिश अधिकारी रैंड द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की थी। मामले की जांच के दौरान द्रविड़ बंधुओं ने पुलिस को गवाही दी थी, जिसके बाद वासुदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन गवाहों को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब पूरा घटनाक्रम में सरल शब्दों में बताऊं तो ये हुआ था कि जब उन्होंने दामोदर चापेकर ने और बालकृष्ण चापेकर ने अंग्रेज अधिकारी रैंड को मारा था, तो इसमें द्रविड़ भाई थे, उन्होंने गवाही दे दी थी इन दोनों भाइयों के खिलाफ। इससे क्या हुआ? उन्हें फांसी हो गई। इसका बदला लिया फिर वासुदेव चापेकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर। तो इन्होंने क्या करा? उन द्रविड़ भाइयों को ही मार दिया। तो इस हत्या के आरोप में इन्हें भी फिर 8 मई 1899 को यरबदा जेल में फांसी दे दी गई थी। इन्हें भी फांसी दी गई थी। तीनों भाई फांसी के फंदे को चूमा भारत की आज़ादी के लिए, तीनों भाइयों ने।
और ये समय था जब सीधे तौर पर अंग्रेज़ों के साथ मुकाबले में कोई आगे नहीं आ पा रहा था। तब इन्होंने अपना मोर्चा खोला और भारत की आज़ादी के लिए अपने शुरुआत की और तीनों भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नमन है ऐसे भाइयों को। अगला क्वेश्चन है, बटुकेश्वर दत्त को क्या सज़ा मिली? फांसी, आजीवन कारावास, निर्वासन या बरी हो गए थे? तो बटुकेश्वर दत्त आपको ध्यान आ रहे होंगे, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह के साथ मिलकर, है ना। तो इन्हें आजीवन कारावास यानी काला पानी। उन्हें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में आजीवन कारावास उम्र कैद की सज़ा मिली थी। उन्हें काला पानी की सज़ा के तहत अंडमान निकोबार जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? तो विमान दुर्घटना है, फांसी है, गोली से हुई या जेल में हुई? कैसे हुई बताइए। तो ऑप्शन है विमान दुर्घटना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान, तत्कालीन जापानी अधिकृत फॉर्मोसा, अभी ताइवान है, उस समय जापान के अंडर में था और उसका नाम था फॉर्मोसा द्वीप। तो यहाँ से एक इन्होंने उड़ान भरी थी और यहाँ पर ही इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि ये घटना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है, क्योंकि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते और उनकी मौत को लेकर अलग अलग सिद्धांत सामने आते रहते हैं। लेकिन माना यह जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, नेताजी की। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? ज़्यादातर तो सभी को पता है, लेकिन मैं क्वेश्चन लेकर आया फिर। गोली से, बीमारी से, फांसी हुई या दुर्घटना से? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोली से। तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिड़ला भवन, अब उसे कर दिया गांधी स्मृति, में गोली मारकर की गई थी। ठीक है, इसलिए हम 30 जनवरी को क्या शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो शाम के टाइम जब भी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने उन्हें बहुत करीब से 3 गोलियां मारी और गांधी जी के मुंह से अंतिम शब्द हे राम निकले थे। नाथूराम गोडसे ने यह काम किया था। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? लाठीचार्ज, फांसी, गोली, बमबारी? तो लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में हुई थी, लेकिन लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को लाहौर में। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मतलब साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, उसमें लाठीचार्ज का ऑर्डर जब हुआ तो इनकी लाठियां लग गई थी और ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर हुई इस बर्बरता में उन्हें छाती पर गंभीर चोट आई, जिसके कारण कुछ दिनों बाद अस्पताल में उनका निधन हो गया 17 नवंबर 1928 को। अगला क्वेश्चन है जी, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, दिल्ली, लाहौर, कोलकाता? क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, रंगून। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 को रंगून, जो म्यांमार में है, कि एक ब्रिटिश जेल में हुई। 87 वर्ष की आयु में वे गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें गले के पास पैरालिसिस हो गया था। अंग्रेजों ने उन्हें आम अपराधी की तरह रखा और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें रंगून के पैगोडा के पास एक गुमनाम कब्र में दफना दिया था। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ हुई? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपर वाले में शायद मकबरा पूछ लेता है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है। इसमें पूछ लेगा बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ है। मकबरा वही वाली बात है, मकबरा मतलब मृत्यु के बाद जो जहाँ कब्र बनाई जाती है उस स्थान पर ऊपर भी कुछ निर्माण किया जाता है, वो मकबरा के तौर पर उसको जाना जाता है। तो नेपाल, भारत, इंग्लैंड, अफगानिस्तान। तो अंतिम समय में ये नेपाल में थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली बेगम हजरत महल की मृत्यु 7 अप्रैल 1879 को नेपाल के काठमांडू में हुई थी। अंग्रेज हार के बाद वे नेपाल में निर्वासित जीवन जी रही थी, जहां बीमारी के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली। काठमांडू की जामा मस्जिद के पास उन्हें दफनाया गया। भैया ये आपके 15 क्वेश्चन थे जीके के, जो कि मैं लेकर आया था
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और उसमें भी भारत के अमर शहीद सीरीज चल रही है। तो जो कुछ रह गए थे वो मैंने अब कवर करने की कोशिश करी है, और कुछ रह जाएंगे तो बीच बीच में नहीं भी कवर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने डाले 20 क्वेश्चन मेंसुरेशन के, मैथ्स के, जिसमें हम शुरुआत में बहुत इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि है फॉर्मूला बेस्ड। तो आप देखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना। भाई पहले तो आपको क्या है, फॉर्मूला तो आने चाहिए। जब को आपको बेसिक पता होगा तब आगे निकाल पाएंगे ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, पाई डी या आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या होता है, आर का मतलब रेडियस, मतलब वृत्त की त्रिज्या, और ये त्रिज्या वृत्त की क्या होती है, ये व्यास जो होता है उसकी आधी होती है। ठीक है, व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, आर माने रेडियस। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके अभी क्या करेंगे आप, सूत्र याद कर लेंगे जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आप रखेंगे जब भी आंसर निकालेंगे 22/7। तो सीधी सी बात है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि पाई से आपको त्रिज्या का स्क्वायर का गुणा करना है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर का मतलब त्रिज्या है, रेडियस, अभी बताया मैंने। वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस का सूत्र क्या है, परिधि का सूत्र क्या है। ठीक है, तो जहाँ क्षेत्रफल की बात होगी तो वहाँ किसी भी आकृति के अंदर की चीज़ पूछेगा, और जहाँ परिधि की बात होगी तो उसके किनारों की बात करेगा। पाई आर स्क्वायर अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर क्या होता है, और जी पाई डी स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस वृत्त की परिधि का सही जो उत्तर है वो है बी, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 2 पाई आर। माने अगर हम पाई की गुणा त्रिज्या के स्क्वायर से कर दें तो क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल। और अब हम पाई की गुणा 2r से कर दें तो वो क्या हो जाएगी, परिधि। वहाँ हमें r का स्क्वायर करना पड़ता है तब गुणा करते हैं हम पाई से, और यहाँ हमें r को दुगना करना पड़ता है तब हम गुणा करते हैं पाई से, 2 पाई r। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए सभी को। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर 4a, ए की क्यूब 2a। सही उत्तर है ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा समान होती है, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या होती है, ए मान लो तो ए का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए स्क्वायर 2a 4a, ए की क्यूब। अभी मैंने इसे विकर्ण वगैरह के जो सूत्र वो नहीं लगाए, बहुत सीधे सीधे लगाए, लेकिन बहुत एडवांस में भी घुसेंगे। अभी स्टार्टिंग तो बेसिक से ही होती है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप माने बाहर की मैंने बात करी, किनारों की, तो इसमें 4 किनारे होते हैं, चारों किनारे समान होते हैं। तो और एक किनारे को अगर हम ए माने तो इसका क्या हो जाएगा, 4a। चारों भुजाओं का योग, ठीक है, चारों भुजाओं का योग, ये परिमाप एक ही बात है, 4a। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत एक ऐसी चीज होती है जिसकी लंबाई, जिसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, यानी 2 डायमेंशन, इसे बोलते हैं 2D। तो 2 डायमेंशंस दे रखी होंगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई की आपस में गुणा ही आपका अंदर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, L इंटू बी, L लेंथ और B ब्रेड्थ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये अपना क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने क्षेत्रफल पढ़ा, अब हम परिमाप पढ़ेंगे। परिमाप मतलब किनारे, जब भी परिमाप की बात करेगा, किनारों की बात करेगा, किनारे होते तो 4 ही हैं, लेकिन आमने सामने के किनारे बराबर होते हैं। यही तो आयत की खासियत है, आमने सामने के किनारे बराबर होंगे। तो परिमाप कैसे निकालेंगे फिर, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, L इंटू बी, ये तो हमारा क्षेत्रफल है, L और B को जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई को उसको दोगुना कर देंगे जी, ये यहाँ से कुछ बात बन जाएगी।
सही आंसर है इसका। अगर आप आयत का परिमाप निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर डबल कर दीजिए, है ना, 2l+b। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये बात हो रही है समकोण त्रिभुज की। हालांकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का एक हेरोइन फॉर्मूला भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल सीधा साधा हम सूत्र लेकर आए हैं, तो वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, माने आधार और ऊंचाई की गुणा को 2 से भाग कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। आधार और जो ऊंचाई है उसमें उसको गुणा करेंगे, अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्षेत्रफल निकल आएगा। घन का आयतन क्या होता है? a का स्क्वायर, a का क्यूब 3a 6a। तो a का स्क्वायर आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल है, तो a का क्यूब जो है घन का आयतन हो जाएगा। उत्तर सही है बी। तीनों आयाम समान होते हैं, और अब ये जो है 2D है या 3D है, तो ये 3 डायमेंशनल है, तो ये 3D हो जाता है हमारा क्या? क्यूब, घन। इसमें ऊंचाई भी साथ साथ जुड़ जाती है। पहले लंबाई और चौड़ाई चल रही थी, अब इसमें ऊंचाई भी आ जाएगी, और ऊंचाई भी इसकी समान होती है लंबाई चौड़ाई के, इसलिए a इंटू ए इंटू ए की पावर 3 हो जाएगी, a की क्यूब। ठीक है। भुजा का घन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बेलन का आयतन। तो पहले आप क्षेत्रफल, आपको वृत्त का क्षेत्रफल का अगर सूत्र पता है तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। तो भैया बेलन क्या है? नीचे से तो वृत्त ही है, ऊपर क्या है? 3D हो गया है, ऊपर हाइट जुड़ गई है, तो गुणा हाइट मार दो, उसके अंदर का आयतन आ जाएगा, तो πr²h। तो आपको अगर वृत्त का सूत्र पता है क्षेत्रफल वाला, तो आप इसको हाइट से गुणा कर देंगे, बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है। आयतन क्षेत्रफल माने अंदर की जो वस्तु है। तो आधार का क्षेत्रफल, अब आधार में एक वृत्त छुपा हुआ है गुणा ऊंचाई, वही मैंने बताया। गोले का आयतन क्या होता है? तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, 4/3 πr³। सी ऑप्शन सही है। गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ये याद करने लायक क्वेश्चन है। अब इसी पे सिंपल डिजिट रख के पूछ लेता है। ज़्यादा अगर हार्ड पूछेगा तो थोड़ा बहुत घुमाएगा, नहीं तो बस फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर निकल आता है, 4/3 πr³। अब यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। सूत्र क्या लगेगा? पहले तो πr²। ठीक है, πr²। r है यहाँ पर, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, पाई है 22/7, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये एक 7 से 7 कट जाएगा नीचे वाला, और फिर वही 7 रह जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 रे 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूला जो हमने बताया अभी उस पर निकाल चुके हैं। यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी है। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल इसमें तो कुछ करना ही नहीं, दोनों की गुणा मार देंगे, 10×5 = 50। बिल्कुल ठीक। एक वर्ग की वजह 8 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होगा बताओ? 4 इंटू भुजा, तो 4 और गुणा भुजा कितनी? 8 4 8 32। बिल्कुल। SSC का है सवाल, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा? बता रखा है, दोनों को गुणा मार के 2 से भाग दे देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 12×5 = 60, 2 से भाग देंगे तो 30 इसका एरिया आ जाएगा। बिल्कुल, 60 नहीं आएगा, 60 मत लगाना। देखो 12 × 5 और /2, ठीक है, 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा? तो ऐसे भुजा का घन ही तो उसका आयतन होता है। भुजा है 3, तो 3 का घन क्या होगा? 3 × 3 होती है 27। इसका सही आंसर भी है। ठीक है, 3 का घन।
एसएससी में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 16। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या लेगा? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, अभी हमने पाई आर स्क्वायर 7 था तब तो हमने निकाल लेते, तो क्या आ रहा था? पाई आर स्क्वायर 154। एच की गुणा और करनी है तो 10 और लगा दो, यानी 0 और 1540। आंसर तो निकल आया ऐसे ही, बिल्कुल ठीक। 22/7 ये पाई का मान है, आर स्क्वायर गुण 7 गुणा 7 गुणा एच, बिल्कुल सही है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, परिधि आपसे पूछेगा नहीं, आपको दे रखी होगी, उसी के आधार पर आपसे रेडियस त्रिज्या आर का मान निकलवाएगा। तो रख लो 44 बराबर परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, ऐसे ही रहने दो। उधर 22 है, देखो इधर 22 है, इधर 44 है, 2 बार कटेगा, 22 दूनी 44, फिर इधर 2 है, फिर इधर 2 है, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ क्या रह गया? r/7, तो r का मान क्या हो जाएगा भाई? r यहाँ बटे में 7 है, तो r उधर जाके पूरा कंप्लीट 7 हो जाएगा, ठीक है। r बराबर 7, त्रिज्या बराबर 7 आ जाएगी। यूपी पुलिस में क्वेश्चन नंबर 18। एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी? परिमाप क्या होता है? 2l+b होता है कि नहीं होता है? लंबाई दे रखी है, कितनी है? लंबाई है 12, ठीक है। 12 + b 2, ठीक है। तो कितना मान हो जाएगा इसका? अब अंदर है 12 + b, बाहर है 2, तो 12 दूनी 24, है ना, प्लस 2b, ठीक है। 24 इसमें से इधर जाके माइनस होगा, 40 में से 24 घटाएंगे बचेगा 16, और उधर 2b था, तो b का मान कितना आ जाएगा? 2 16 को भाग करेगा 8, बिल्कुल ठीक। 40 बराबर 2, 12 + b, b बराबर 8। बहुत शानदार। तो इसका चौड़ाई कितनी बनेगी? चौड़ाई बनेगी 8। अब अगर पूछ ले, अब बताइए इसका, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड करता है तो 2-2 चीज़ें पूछने लगता है, तो अब तो हो जाएगा 12×8 = 96, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एसएससी में आया, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा? लगा दो भैया सूत्र, 4/3 पाई आर की क्यूब। आर जहाँ 7 है तो 7 गुणा 7 गुणा 7, अब 22/7, एक 7 तो कट जाएगा, लेकिन 7 गुणा 7 गुणा 22, है ना, गुणा 4/3 रह जाएगा। और सबका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1437.33। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 की क्यूब। एक बार इसको निकाल के देखना, ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, जब आपको वैल्यू दे रखी हो तो उसी का आपको सूत्र लगाना होता है। क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा क्या होगी? भुजा का स्क्वायर माने 64, दोनों ओर वर्ग करने पर भुजा पे से स्क्वायर हट जाएगा और उस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आएगी? 64 का वर्गमूल क्या है? 8 है, ठीक है। अब रीजनिंग के 15 प्रश्न है, टोटल में 50 प्रश्न लेकर आया था। काफ़ी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो आगे। होमगार्ड वालों के लिए जो भी तैयारी कर रहा हूँ, वैसे हर एक एग्ज़ाम में चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी भाई लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें, ठीक है। तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और सारे के सारे ये ब्लड रिलेशन वाले हैं। एक कहता है बी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, एक कहता है बी है कोई जो कि मेरी माँ यानी ए की माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो बी का ऐसे क्या संबंध है? अरे भैया तो सीधी कौन हो गई हैं, बताइए कौन हो गई? एक कहता है बी मेरी माँ की, बी जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है ना, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बहन हो गई ना उसकी। हाँ, तो बी का ऐसे क्या संबंध है? तो बहन हो गई, यहाँ ऑप्शन में गलती है, बहन हो गई वो।
ओहो सॉरी, ये कहता है, एक मिनट रुकना, ये कहता है बी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बी मेरी माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी। अच्छा ठीक है, तो बी का ए से क्या संबंध है? इन्होंने व्याख्या दी है, मेरे हिसाब से आंसर इसका बहन आ रहा है, लेकिन व्याख्या दी है कि माँ की इकलौती बेटी, माँ खुद। नहीं, इसका आंसर सही होगा बहन। आगे देखो, पी क्यू का भाई है, ठीक है। पी और क्यू कौन हो गए? भाई है दोनों। अब ये नहीं कह सकते, लेकिन पी क्यू का भाई है, पी तो मेल है, आर जो है वो क्यू की माँ है, ठीक है। एस आर का पति है, ठीक है। एस का पी से क्या संबंध है? ठीक है, एस जो है वो आर का पति है, हाँ। और एस का पी से क्या संबंध है? तो भाई साहब पिता ही हो गए, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक कह रहे हैं। आर बराबर क्यू की माँ, वो आप निकाल लेना, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ए बी का पुत्र है, सी ए की माँ है, ए जो है वो किसका पुत्र है? बी का, ठीक है। और सी ए की माँ है, तो बी और सी शादीशुदा है, ठीक है आपस में। डी जो है वो सी का पति है, ठीक है। और डी का बी से क्या संबंध है? तो इसका आप आंसर निकालना कॉपी पेंसिल से, बढ़िया डायग्राम बना के सही से निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पिता आ रहा है, देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम मेरी पत्नी के, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? तुम मेरी पत्नी, यानी उस आदमी की पत्नी के भाई की माँ, यानी उस आदमी की सास हो गए, हाँ। तो महिला को उस आदमी से क्या संबंध है? सास से, बिल्कुल ठीक। एक्स कहता है, क्या कहता है? बाई मेरी बहन का पति है। बाई जो है मेरी बहन का पति है, यानी बाई जो है बहनों ही हो गए इसके, जीजा। तो बाई का एक्स से क्या संबंध है? जीजा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, कोई नहीं, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बेटी हो सकती है, बिल्कुल ठीक, बेटी हो जाएगी, पुत्र नहीं बेटी। पी क्यू की बहन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, लगा के जाना, ठीक है। अगर मैं किसी को नहीं निकाल रहा हूँ तो आप निकालना खुद से, क्योंकि मैं रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पी क्यू की बहन है, ठीक है, क्यू की बहन है ना पी, हाँ। और क्यू आर का पुत्र है कोई ना, तो पी क्यू आर के बच्चे हो गए, हाँ। पी का आर से क्या संबंध है? तो पी बेटी हो गई उनकी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये कहता है बी मेरे पिता के पिता का पुत्र। ये कहता है कि जो बी है वो मेरे पिता के भी पिता, यानी दादाजी का पुत्र है, दादाजी का पुत्र है, हाँ। तो चाचा, ताऊ या खुद पिताजी भी हो सकते हैं, हाँ। तो बी के इसे क्या संबंध है? तो चाचा हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आर कहता है वह मेरी, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए आर कहता है वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी माताजी हो गई, है ना, की बेटी उसकी बहन हो गई। तो महिला का आर से क्या संबंध है? बहन हो गई, सीधा क्वेश्चन है, बढ़िया। ए बी की माँ है, कोई बात नहीं जी, ए बी की माँ है, बी की, हाँ। ए जो है वो बी की माँ है, हाँ। और सी ए का पिता है, ठीक है। तो बी की माँ ए हो गई, अब बी के नाना सी हो गए, और डी सी की पत्नी है, हाँ। तो ये डी नानी हो गई इसकी, हाँ। तो डी का बी से क्या संबंध है? दादी इन्होंने दे रखा होगा यहाँ, हाँ।
दादी नानी चल जाएगा। एक्स कहता है बाई मेरी माँ के भाई का पुत्र है। एक्स कहता है बाई जो है वो मेरी माँ के भाई यानी मामा जी का पुत्र यानी ममेरा भाई है। तो ममेरा भाई, ठीक है। हाँ, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। मतलब ये दोनों भाई, ये दोनों बहन है। ए का विवाह सी से हुआ है। तो डी का बी से क्या संबंध है? तो डी इसकी इधर बहन बची और बी उसका भाई बचा। तो फिर कौन बचते हैं? हाँ, तो डी का संबंध फिर साली हो गई एक तरह से। भाई अगर हमारी शादी हो गई है और हमारा भाई है तो हमारी वाइफ की जो बहन होगी तो वो उसकी साली ही लगेगी एक तरह से। एक आदमी ने कहा मेरे पिता की बहन के पुत्र का मैं भाई हूँ। मेरे पिता की बहन यानी बुआ जी के पुत्र यानी फुफेरे भाई का मैं भाई हूँ, है ना। पुत्र का फुफेरे भाई का मैं भाई हूँ, ठीक। वह आदमी कौन है? तो वह आदमी कौन है? एक आदमी ने कहा मेरे पिता की बहन, ठीक, मेरी बुआ जी हो गई, के पुत्र का, हाँ, मैं भाई हूँ। तो वो आदमी खुद हो गया क्या है? हाँ, खुद हो गया, खुद के लिए बात कर रहा, ठीक, वही व्यक्ति हो गया, सही है। ए बी का दामाद है। ए जो है वो बी का दामाद है। हाँ, तो सी बी की बेटी है यानी ए ने सी से शादी करी है और उस सी से करी है जो बी की बेटी है। ए का सी से क्या संबंध है? तो ए इसका पति हो गया, बिल्कुल ठीक। पी कहता है क्यू मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। पी कह रहा है कि कोई क्यू है जो कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र पिताजी का पुत्र है। तो वो या तो अपने लिए खुद को कह रहा है, नहीं क्यू तो भाई हो गया ना उसका। हाँ, तो क्यू का पी से क्या संबंध है? भाई हो गया फिर तो। भाई हो गया, ठीक, ठीक है, भाई हो गया यानी भाई। तो भाई साहब ये आपके 50 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन वालों में 1-2 क्वेश्चन मैंने जल्दी बढ़ा दिए आगे, तो आप उनको देख लेना और कमेंट करना सही आंसर अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो। बाकी मिस्टेक हुई नहीं होगी, देख लेना आप एक बार। और वीडियो आप पॉज करके आंसर निकाल के चलना। जो फॉर्मूला बताएं उन्हें याद कर लेना, आगे काम में आएंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो का एंड हो चुका है। मिलते हैं अगले टेस्ट में। टेस्ट नंबर 6 होगा वो, और वो टेस्ट नंबर 6 जो मैं लेके आऊँगा वो आपका होगा वो पत्र पत्रिकाओं पर है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुछ क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं निकाली गई थी उनके संपादक संपादन वर्ष से क्वेश्चन आते हैं, तो वो टेस्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।